ठीक है दोस्तों, मेरे पास आपके लिए कुछ गुस्सा दिलाने वाले वीडियो है। ये कोई रेस बेट नहीं है। मुझे नहीं पता लोग इसे रेस बेट क्यों कहते हैं। बस मैं इन वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ। ये कोई AI से बनाए गए वीडियो नहीं है। ये लोग वही कह रहे हैं जो करना चाहते हैं। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। लगता है वो चाहते हैं आप ये सुने। मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा लोग जागरूक हो कि बहुसांस्कृतिकता, सहिष्णुता और विविधता के नाम पर उनके आसपास क्या हो रहा है, जिसे हमारी ताकत बताया जाता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें। ये वीडियो बहुत गुस्सा दिलाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जोरान मंदानी, उस रहस्यमय इस्लामवादी के समर्थक से। इस महिला को देखिए, देखिए इसे। मेरा मतलब है, कुछ लोगों को तो देश की औसत सुंदरता घटाने के लिए ही डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसे सुनिए। इस आदमी की मुस्कान कितनी नकली है। हे भगवान, इसने कितनों को बेवकूफ़ बनाया। सिर्फ वामपंथी ही आसानी से नैतिक दिखावे और अप्राप्य ऊंचे आदर्शों की दुहाई से बेवकूफ़ बन सकते हैं। तुम रहमान के साथ नहीं बल्कि मोहम्मद हो। ये सुअरों के बैज है। और ये है अली अल्लाह के बैज। सुअरों के रैपिड्स की ओर, रैपिड्स की ओर, रैपिड्स की ओर। सुअरों के लिए जो खुद को इस्लाम के नाम से बुला सकते हैं। वो बगावत के लिए उकसा रही है। वो NYPD में मुस्लिमों से अपील कर रही है कि वे अपनी ड्यूटी छोड़ दे, क्योंकि ये बैज सुअरों के लिए हैं। मोहम्मद कह रही है, उनके नाम की इज्जत करो, सुअरों की भी इज्जत करो। तुम जानते हो, मैं पुलिस अफसर नहीं बन सकता। मैं तो वहीं उसी वक्त उस औरत पर पूरी पुलिसिया बर्बरता दिखा देता। लेकिन उसे देखो, वो सच में पीछे हटने वाला है। वो बस एक कदम पीछे हटेगा। उस नाम की इज्जत करो। उस नाम की थोड़ी इज्जत करो। उस नाम की थोड़ी इज्जत करो। क्या इसे हमला नहीं माना जाएगा? जैसे अगर कोई आपके चेहरे पर चिल्ला रहा है और ये वही लोग हैं जो हिंसक अपराधियों का बचाव करते हैं, ये कहकर कि उसने उसे उकसाया। NYPD के उनके साथी आए और बोले, आप पीछे हटिए, मैं आपकी जगह ले लेता हूँ। क्या आपकी भावनाएं आहत हुई हैं? क्या आपकी भावनाएं आहत हुई हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। वे अपने बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, इन्हें भी डिपोर्ट कर दो, इससे पहले कि ये इल्हान उमर जैसे घातक ट्यूमर बन जाएं। इसे सुनो, इस बकवास को सुनो। मेरा मतलब है, ये बच्चे मासूम हैं। ये बच्चे भी हो सकते थे। अगर पहली पीढ़ी खो भी गई तो कम से कम हम अगली पीढ़ी पर ध्यान दे सकते हैं। हम उन्हें निखार सकते हैं। हम उन्हें गर्वित अच्छे अमेरिकन बना सकते हैं। उनकी शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन नहीं, जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि वे यहाँ घुलने मिलने नहीं आए हैं। मैं तुम्हें एक मुस्लिम का वीडियो दिखाता हूँ। मैं ये खुद से नहीं बना रहा हूँ। खुद उस मुस्लिम को सुनो। अल्लाह सच बोलने से नहीं हिचकता। हम नहीं कहते कि इस्लाम यहाँ बसने या कई धर्मों के साथ मिलकर रहने के लिए है और हम सब दोस्त बन सकते हैं। ये धर्म दुनिया पर राज और हर धर्म से श्रेष्ठ बनने के लिए भेजा गया था, ताकि बाकी धर्मों की रोशनी को बुझाया जा सके। असल में हमें इसे कहने में कोई झिझक नहीं है, और हमें नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है जिसे कहने में हमें झिझकनी चाहिए कि ये धर्म राज करने के लिए, मिटाने के लिए, हर दूसरे धर्म को खत्म करने के लिए, उस पर हावी होने के लिए, उससे श्रेष्ठ बनने के लिए भेजा गया है, ताकि लोग हर दूसरे धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार करें। और अगर इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की जरूरत पड़े तो इसे हासिल करने के लिए लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिहाद को वैध ठहराने का सबसे बड़ा उद्देश्य अल्लाह के शब्द को सबसे ऊंचा बनाना है। वे खुद ही यह कह रहे हैं। वे सचमुच आपको बता रहे हैं। तो आपके पास यह बहाना भी नहीं है कि हमें अंधेरे में रखा गया, हमें धोखा दिया गया, हमें पता नहीं था कि हम किस में पड़ रहे हैं। आपने पहले ही देख लिया है कि यूरोप कैसे गिर रहा है, और अब अमेरिका में भी यही हो रहा है। इसे देखिए। एक और मुसलमान को सुनिए। हम अब छुपने वाले नहीं हैं। अब बस हो गया। अब हमें सताया और चोट पहुंचाई और जज किया जाना बंद हो गया है। यही सही धर्म है।
ये वो धर्म है जिसमें पूरी मानवता को इस्लाम का हिस्सा बनना चाहिए, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हर घर में नहीं पहुंच जाता। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बात दोहराएं, मैं इसे हर जिले में सुनना चाहता हूं, ये गूंज उठना चाहिए। तुम्हें डर से कांप जाना चाहिए। ब्रुकलिन को यह सुनाई देना चाहिए, ब्रोंक्स को यह सुनाई देना चाहिए, क्वींस को यह सुनाई देना चाहिए। ऐसा बोलो जैसे उम्मा इसी पर टिकी हो मेरे भाई। आप इसे क्यों सहन करते हैं? आप जानते हैं आप इसे क्यों सहन कर रहे हैं? आप इसे इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि हमने कम से कम पूरी पीढ़ियों को इस विचार पर पाला है कि सहनशीलता एक कुल है। आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? आपको क्यों करना चाहिए? यह अपराध है, यह अपराध है, यह देशद्रोह है। मैं शब्दों का हल्के में इस्तेमाल नहीं करता और आमतौर पर किसी को झूठा नहीं कहता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वे सिर्फ गलत धारणाओं के कारण गलत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि यही इस्लाम का तरीका है। वो मुसलमान झूठ नहीं बोल रहा था, वह सच कह रहा था। हमें इन लोगों की ईमानदारी के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। ममदानी जैसे लोग, मेहदी हसन जैसे लोग, वे लोग झूठे हैं। इल्हान उमर झूठ बोलती है, वे लोग भी झूठे हैं और देशद्रोह कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि ये बच्चे कभी सोमालिया नहीं गए। इन्हें सुनिए। मामा मैं सबसे अच्छी हूँ। अरे धन्यवाद, तुम क्या कहना चाहती हो? सोमालिया सबसे अच्छा है। सोमालिया सबसे अच्छी जगह है। हम सोमालिया से प्यार करते हैं। हमें आपकी राय से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप सोमालिया क्यों नहीं जाते? मेरा मतलब है, अगर वो इतना अच्छा है तो आप वहां क्यों नहीं जाएंगे? साफ है वो अच्छा नहीं है। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता क्योंकि वो जगह गंदी है। मैं वहीं पैदा हुआ था, ये मेरी गलती नहीं थी। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वह देश असफल है, उसका भविष्य अच्छा नहीं, फिर भी मैं उसके लिए अच्छा चाहता हूँ। मैं बेहतर देश में रहता हूँ और उससे प्यार करता हूँ, उसके प्रति वफादार हूँ। आपको भी पूरी वफादारी देनी चाहिए, ना कि अपने देश को 5% वफादारी, 50% वफादारी नहीं। आपको कोई वफादारी नहीं देनी चाहिए। आपको अपने देश को पूरी तरह से वफादार रहना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से जंग हो तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ूंगा। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ और इससे मेरे दिमाग या सोचने के तरीके में कोई असहजता नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इससे साबित होता है कि वह चेतना या निष्ठा संभव है और हासिल की जा सकती है। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये आपकी अगली पीढ़ी होने वाली थी। अगर पहली पीढ़ी अपनी जातीय निष्ठा या अपनी पुश्तैनी निष्ठा को नहीं छोड़ सकती तो ये बच्चे छोड़ सकते हैं। एक नई शुरुआत। मैंने कारण बताया था क्योंकि उनकी अमेरिका के प्रति वफादारी नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया जिसमें नीदरलैंड्स में रहने वाले मोरक्कन, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के मोरक्कन, नीदरलैंड्स में रहकर वर्ल्ड कप मैच में नीदरलैंड्स को हराने की खुशी में द हेग में दंगे कर रहे थे। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के मोरक्कन नीदरलैंड्स में पैदा होकर पले बढ़े होने के बावजूद नीदरलैंड्स की हार का जश्न मना रहे हैं। अखंड निष्ठा की बात करें तो साफ है कि ये विचार काम नहीं कर रहा है। और मुझे सोमालिया दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यारा है। डोनाल्ड ट्रंप हमें जज नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप को देश से बाहर निकालना चाहिए। तुम सबको देखो वो क्या है, हे भगवान। मिनेसोटा। अमेरिका के संस्थापक पिता, वे अपनी कब्रों में करवटें बदल रहे होंगे। ठीक है, नीदरलैंड्स में रहने वाले मोरक्कन लोगों को भूल जाओ जो मोरक्को के हाथों नीदरलैंड्स की हार का जश्न मना रहे हैं। कुछ मुस्लिम हैं जिनका मोरक्को से संबंध नहीं, फिर भी नीदरलैंड्स में रहकर मोरक्को का जश्न मना रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इन लोगों को देखिए। लड़को मुझसे बात करो। आज कौन जीतेगा? भाई तुम्हें पता है आज तुम ही जीतोगे। क्यों मजाक कर रहे हो? चलो यार। इसे देखो, इस बेवकूफ को देखो। शायद कोई सोमाली है, मेरा ख्याल है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया की बजाय तुर्की का समर्थन क्यों कर रहा है? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुर्की भी एक मुस्लिम देश है। इसका कोई मतलब नहीं है। तुर्की में उसकी त्वचा के रंग के कारण उसके साथ कैसा व्यवहार होगा ये बताने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ो। फिर भी वो खुशी से तुर्की एक मुस्लिम देश का समर्थन करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने उसे उसकी मौजूदा जिंदगी दी है। भाई, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का तानाशाह बन जाऊं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं संविधान को निलंबित कर दूंगा। मैं लोगों को देश से निकालना शुरू कर दूंगा, उन्हें पकड़ पकड़ कर बाहर करूंगा। ऐसे लोग इन शानदार देशों के लायक नहीं हैं। हमें व्यवस्था बहाल करनी होगी। हम ये कैसे करें? ठीक है, मेरे पास
मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, मेरे पास और वीडियो है। इस वीडियो को देखो, बस देखो इनका पश्चिम के लिए कितना नफरत है। देखो ये अपने ही देश से कितनी नफरत करते हैं जिसमें ये रहते हैं। आप लोग कब तक ये सब सहेंगे? इस महिला की बात सुनो। जब मैं ये कहूँ तो मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। मैं ठीक हूँ। हम अमेरिका इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें वो देश बेहतर लगता है। सच में? मुझे और बताओ। हम यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ हालात थोड़े कम बुरे हैं। अभी भी तुम्हें अपनी इंग्लिश पर काम करना है, मैं देख सकती हूँ। क्योंकि यहाँ काम थोड़ा कम है। वर्स पहले ही मोर बैड का कंपैरेटिव है, इसलिए लेस मोर बैड नहीं कह सकते। आगे बोलो। ये हमारे दूसरे देश से थोड़ा कम बुरा है। मेरे लिए ये देश छोड़ने का कारण सही नहीं लगता। क्योंकि तुम बेवकूफ हो। हम बेवकूफ हैं। तो फिर तुम बेवकूफ लोगों के देश में क्यों आ रहे हो? ये सोचना गलत है कि हम यहाँ सिर्फ हॉट डॉग्स और बेसबॉल्स के लिए आए हैं। नहीं, तुम यहाँ इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हारे देश बर्बाद हैं। तुम्हारे देशों के पास फौजें नहीं लेकिन सुपर पावर जैसा घमंड है, इसलिए उन पर बम गिराए जाते हैं। तुम्हारी सड़कों की हालत खराब है, नेता नफरत करते हैं, ढांचा नहीं है, इसलिए तुम दूसरे देश आ जाते हो। लेकिन जब तुम इन विकसित देशों में आते हो तब भी तुम्हारा अंदरूनी घमंड तुम्हें अंदर से खा जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जाति सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी तुम एक ऐसे विदेशी देश में घुटनों के बल हो जिसे तुम असल में नफरत करते हो। जब तुम बड़े हो रहे थे तब तुम इससे नफरत करते थे, इसीलिए तुम सबसे अधिक उलझे, परेशान और अस्थिर हो और ऐसा ही व्यवहार करते हो। तुम खुद को मूर्ख बना लेते हो। तुम्हारे दिमाग में लगातार ये संघर्ष चलता रहता है, हम इतने बेकार कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमें तो महान होना चाहिए क्योंकि हम सबसे अच्छे धर्म का पालन करते हैं। सांस्कृतिक रूप से हम सबसे मजबूत हैं। तो फिर हम घुटनों पर कैसे आ गए? चलो उस देश को बुरा कहकर मन हल्का कर लेते हैं जिसमें हम आए हैं। जानते हो, तुम आग से खेल रहे हो, ये बस वक्त की बात है। मैं उस पल को देखने के लिए बेताब हूं, जब वो पल आएगा जब देशभक्त या सिर्फ वही नहीं बल्कि हर एक इंसान उठकर कहेगा, जानते हो क्या, अब तुम्हारी हरकतें बहुत हो गईं, बाहर निकलो। अगर तुम खुद बाहर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें बाहर निकालने में मदद करेंगे। बूम। दोस्तों, ये जरूर होगा, नहीं तो तुम विलुप्त हो जाओगे। हमारे पास इससे बेहतर है। वहाँ वापस जाना है। ये सोचना गलत है कि हम सिर्फ हॉट डॉग्स और बेसबॉल के लिए यहाँ आए हैं। हमारे पास इससे बेहतर है। वहाँ वापस जाना है। हमारे पास बेहतर माहौल है। तो अपने देश वापस जाओ। तो खाना, संस्कृति में वापस जाओ। इतिहास, वहाँ सचमुच ऊपर लिखी हर चीज। तो वहाँ वापस जाओ। इनमें से कुछ भी सच नहीं है, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अगर ये सच होता तो वे अमेरिका में घुटनों के बल नहीं जी रहे होते। पंजाबी में एक कहावत है जो राजनीतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत समय से आलोचना की है, लेकिन इसका मतलब बनता है और मुझे लगता है कि ये इन लोगों पर लागू होती है, तो मैं इसे थोड़ा बदलूंगा। मुझे लगता है कुछ पाकिस्तानी समझ जाएंगे मैंने कौन सी कहावत ली। हम यहाँ बस इसलिए आ गए क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बस ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ, आप अपने घटिया देशों में पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि आपके देश घटिया हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था, खराब बुनियादी ढांचा, बेकार नेता, कम बुद्धि वाले लोग जो कुछ बना नहीं सकते। सच बताने के लिए धन्यवाद। आइस का समर्थन करें, नहीं तो आप लोगों के बर्बाद किए जाने का समर्थन करते हैं। हाँ, मैं आइस से नाराज हूं कि उन्होंने और लोगों को देश से बाहर नहीं निकाला। सच में, जब आइस के अधिकारी इन गद्दारों को हर रोज पकड़ते हुए वीडियो आ रहे थे तो मुझे वाकई में बहुत मजा आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब ऐसा अलेक्जेंडर पैटी या जो भी उसका नाम है, प्रिटी, अलेक्जेंडर प्रिटी और रेने गुड शायद उसका नाम था, के साथ हुआ तो माफ कीजिए, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। देखिए क्या होता है। देश जहाँ आप रहते हैं, अगर आप परिवारों के नष्ट होने का समर्थन करते हैं। हाँ, हम आपके जैसे लोगों के बर्बाद होने का समर्थन करते हैं। आप बर्बाद होने के लायक हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। यही होना चाहिए। बर्बाद। तो फिर उसी देश में रहो जिसका तुम समर्थन करते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम नर्क में सड़ो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जब हम तुम्हें देश से निकाल देंगे तो तुम पहले ही नर्क में रहोगे। नर्क में सड़ो। एंड मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी डार्लिंग। तो तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा? इनके गुस्से और नफरत को देखो। मैं ऐसा नहीं कर सकता था पर करना पड़ा। कुछ बातें स्वाभाविक होती हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये इसी वीडियो में कहा या और किसी में, कुछ चीजें स्वाभाविक हैं। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करते हुए बड़ा हुआ और इसे लेकर मैं जूझता रहा। 2021 तक मैंने ऑस्ट्रेलिया को
पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे पाकिस्तानी दिग्गजों को देखकर बड़ा हुआ हूँ। और जब वे रिटायर हो गए तो मेरे लिए उन्हें छोड़ना आसान होने लगा क्योंकि सांस्कृतिक रूप से मैं मुख्य धारा की पाकिस्तानी समाज से और दूर होता जा रहा था। लेकिन ये मुश्किल है, ये मेरे जैसे किसी के लिए भी समय लेता है। इसमें मुझे भी समय लगा। मैंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। मैंने वैसे भी किसी और चीज़ में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पाकिस्तान को नहीं चुना। आप कह सकते हैं कि इसमें कोई टकराव नहीं था। क्रिकेट के अलावा ऐसा कोई और क्षेत्र नहीं था जहां पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करता, तो शायद मेरी असली परीक्षा कभी हुई ही नहीं। लेकिन आखिरकार मुझे हमेशा कुछ गलत सा महसूस होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मानसिक विरोधाभास है। आपको पूरी निष्ठा देनी चाहिए। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि इससे मदद मिली क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियाई समाज से ज़्यादा जुड़ा हूँ, पाकिस्तानी समाज से नहीं। अब वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मैं खुद को जोड़ पाऊँ। बिल्कुल, आप जानते हैं हर संस्कृति में कुछ अच्छी बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी संस्कृति में ऐसी चीज़ें जिनसे मैं असहमत हूँ उनसे कहीं ज़्यादा है जिनसे मैं सहमत हूँ। तो ये लोग हर दिन उस उलझन के साथ जी रहे हैं। तो अमेरिका में पसंद करने लायक चीज़ें ढूंढने के बजाय उन्होंने जानबूझकर खुद से कह दिया है कि हमें अमेरिका से नफरत करनी है। क्या तुमने देखा? उसने हॉट डॉग और अमेरिकी बेसबॉल जैसी चीज़ों का मजाक उड़ाया। तुम्हें अमेरिका की किसी चीज़ में खुशी नहीं मिली। मेरा मतलब है अमेरिका कितनी ताकतवर जगह है। हॉलीवुड है, फिल्में हैं। पहले तुम सबसे बेहतरीन फिल्में बनाते थे, लेकिन अब मुझे अमेरिकी फिल्मों और संगीत से निराशा हो रही है। असल में उसने अमेरिकी संगीत का भी मजाक उड़ाया। सच में अमेरिका में तुम्हारे पास इतने सारे संगीत की शैलियां हैं जितने शायद तुम्हारे देश में संगीतकार भी नहीं होंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस देश से आई है, लेकिन मैं ये बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है अमेरिका में जितनी संगीत शैलियाँ हैं उनके देश में उतने गायक भी नहीं होंगे। पश्चिमी संगीत उद्योग बहुत जटिल है। अगर आप इसमें कनाडाई बैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत अन्य देशों को जोड़े तो संख्या बढ़ जाती है। कई लोग पश्चिमी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। असल में पश्चिमी संस्कृति बहुत समृद्ध है। लोग इसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फिश एंड चिप्स बस यही है तुम्हारे पास। अमेरिकी खानपान संस्कृति तो असल में पूरी दुनिया में छाई हुई है। आप किसी भी देश में चले जाएं, वहां मैकडॉनल्ड्स मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। ना ही मैं मैकडॉनल्ड्स का फ़ैन हूँ, लेकिन पिज्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग या ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक्स, KFC हर जगह मिलते हैं। आपके देश ने क्या निर्यात किया है? मुझे नहीं पता वो कहाँ से है। बिल्कुल। तो तुम भी नर्क जा रहे हो। बहुत अच्छा। अब फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो। सब एहसान फरामोश लोग एक जैसे होते हैं। अगर आप अभी किसी देश में रहते हैं और बस उसी देश को बुरा भला कहते रहते हैं, तो जिस देश से आए हैं वही वापस चले जाओ। और हाँ, ये एक अलग बात है। अगर आप दुनिया के किसी भी देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, तो आप वहाँ खुश है या नहीं, इससे अलग आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको निर्वासित कर देना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस देश से आए हैं। खुश नहीं है तो चले जाओ। अवैध हो तब भी चले जाओ। अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ लोग खुशी से आपकी मदद करेंगे। मैं आपको नर्क में देखूंगी। नहीं, वो हमसे पहले नर्क जाएंगे क्योंकि वो अपने देश लौट रहे होंगे। 80% सोमाली वेलफेयर लेते हैं, जैसे सोशल हाउसिंग या पेमेंट्स। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है। हर देश, खासकर पश्चिमी देशों को देखो। डेनमार्क ने ये आंकड़े जारी किए थे। डेनमार्क, सोमाली। तो आप भयानक देशों का एक स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। बाईं ओर सबसे समृद्ध देश है। मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक दिलचस्प आंकड़ा देखा था। किसी कारणवश केवल भारत ही तीसरी दुनिया के देशों में अलग नजर आता है। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां वे बहुत अधिक योगदान करते हैं। कई बार कुछ मामलों में वे ब्रिटेन, अमेरिका और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी गोरे लोगों से ज्यादा योगदान करते हैं। किसी कारणवश केवल भारत ही ऐसा देश है जो अलग नजर आता है। लेकिन जब आप बाकी तीसरी दुनिया के देशों को देखते हैं, वे राज्य पर बोझ ही है। हाँ, देखिए दोस्तों, ये चौंकाने वाला आंकड़ा। यूरोप में प्रवासियों का शुद्ध योगदान मूल देश के अनुसार औसत। नीचे वाले को देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वही महिला जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था। और फिर मध्य पूर्व, सीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, ये सारे देश है ना। फिर मोरक्को, तुर्की और पाकिस्तान।
पाकिस्तान उन देशों से कहीं बेहतर है। मुझे तो सच में हैरानी हुई कि पाकिस्तान तुर्की से भी बेहतर है, और फिर वियतनाम और थाईलैंड है। ठीक है, फिर पूर्व युगोस्लाविया है, लातविया है। मुझे नहीं पता लातविया में क्या गड़बड़ है। ये पहला यूरोपीय देश है, लातविया, बुल्गारिया और फिलीपींस। ठीक है, और फिर ये देश है, यहाँ तक कि लिथुआनिया, चीन। ओ, चीन भी यहाँ है, चीन और पोलैंड। मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों है। तो इनका जीवन काल में यह 0 से भी कम है, और लगभग हर साल 0 के आसपास, 0 से थोड़ा ज्यादा, संभवतः हर साल 500 यूरो से भी कम। हंगरी। अब देखें पश्चिमी यूरोपीय देश। हाँ, क्या यह हैरानी की बात है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका दुनिया के सबसे समृद्ध देश है। इन देशों ने अपनी संस्कृति की वजह से धरती पर सबसे बेहतरीन देश बनाए हैं। इसे देखिए, जर्मनी, स्पेन, इटली, भूमध्य सागरीय देश, फ्रांस, यूके, उत्तरी अमेरिका अमेरिकी सबसे ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ ऑस्ट्रेलियाई आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर होती तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ कहीं होता। ये एक गंभीर आंकड़ा है दोस्तों। ये मल्टीकल्चरिज्म इंडस्ट्री की खामियां दिखाता है। इसे देखिए, मुसलमानों पर आखिरी वीडियो। वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करना चाहते हैं। खुलेआम वे छुपाने की भी कोशिश नहीं करते। लेकिन आप ही सही लोग हैं जो नियंत्रण संभाल सकते हैं। आप जानते हैं, मुझे बस समझना है। मुझे लगता है कि वे मुसलमान जो राजनीति में हैं, या वे मुसलमान लोग जो दूसरों से सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मामी, उन्हें ये समझना होगा। या इल्हान उमर या राशिदा तलेब, वे लोग अपनी ताकत इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सही है, वे इतनी आसानी से ताकत नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम की यही अपेक्षा है ना? आप जानते हैं क्या ये सही है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ठीक है, जो होना चाहिए वो ये है कि हमें जाके इन सभी गवर्नरों को शारीरिक रूप से हटा देना चाहिए। क्रांति, विकास, अगर आपके पास इतना शारीरिक सामर्थ्य है कि आप बिना ज़्यादा खून खराबा किए सत्ता पलट सकते हैं। असल में क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? अगर आपके पास सरकार को पलटने की ताकत है, अगर आपको लगता है कि आपकी जीतने की संभावना हारने से ज्यादा है, तो आगे बढ़िए। चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन। ब्रिटेन में कुछ ऐसा है, मुझे ठीक से नहीं पता। करीब 25 सांसद हैं, सैकड़ों स्थानीय पार्षद हैं, मुस्लिम स्थानीय पार्षद और मेयर भी हैं। सब मिलाकर दर्जनों मुस्लिम सांसद हैं। अमेरिका में संख्या बढ़ रही है, और वे आपको बता रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है। मुझे नहीं पता हम किस दुनिया में हैं। आपको और कितने सबूत चाहिए? ये स्थिरता नहीं है, सब कुछ स्थिरता पे आधारित है ना? आप जानते हैं, तो अगर आपके पास किसी चीज को शारीरिक रूप से बदलने की क्षमता है, स्थिरता का मतलब है आपकी क्षमता, योग्यता, तो आप ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो आप खुलकर बोलते हैं। हाँ, अभी उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य सरकार को गिराने की क्षमता नहीं है। तो बोलिए, यही मेहदी हसन, मामदानी, राशिदा तलेब, इल्हान उमर यही कर रहे हैं। वे खुलकर बोल रहे हैं। वे अमेरिकी जनता का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके पास मुस्लिम विद्वानों का समूह है जो बताते हैं कि वे यहाँ साथ रहते हैं और अपने लोगों को एकजुट करते हैं, जबकि आप आम अमेरिकी सोचते हैं कि चलो हमें सहिष्णु होना चाहिए। वे अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। यही वजह है कि वे इतने आक्रामक तरीके से व्यवहार करते हैं। मैंने आपको वे वीडियो दिखाए थे। आपको बता रहे हैं कि हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही है, अगर आप इतना कर सकते हैं तो हम बोलते और लोगों को जवाबदेह ठहराते रहेंगे। आपको वैसे भी उपद्रवी कहा जाएगा, यही मूलभूत कार्य है। आपको वैसे भी उपद्रवी कहा जाएगा? नहीं, कोई भी चीनी प्रवासियों को उपद्रवी नहीं कहता। हाँ, कुछ छोटे नस्लवादी घटनाएं हो सकती हैं। कोई भी नहीं डरता कि भारतीय यहाँ अमेरिकी सरकार को गिराने आए हैं। हाँ, कुछ और सांस्कृतिक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आप हर पश्चिमी देश में जहां भी देखें, एक ही तरह के लोग हैं जो हमेशा राज्य और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। हमेशा वही लोग होते हैं, आप लोग। इसलिए आपको उपद्रवी कहा जाता है। सैकड़ों आतंकी हमले भी इसी से जुड़े हैं। ये सिर्फ बातों तक सीमित शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं है। सैकड़ों आतंकवादी हमले, बलात्कार, चाकू मारना, हत्याएं। यह आश्चर्य की बात है कि अधिक राजनेताओं ने यह सच्चाई नहीं मानी
कि आपको इस्लाम को बाहर करना होगा। सच में यह चमत्कार है। मुझे नहीं पता। क्योंकि हालात और खराब होते जाएंगे। बस यही है। खलीफा और खलीफा के अधीन जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां, उनकी योग्यताएं और ऐसी ही बातें। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है आपने उन्हें सुना। यही ये चाहते हैं। देखिए, आपके यहाँ ऐसे लोग भी हैं। डियर बॉर्न मुस्लिम, पुलिस प्रमुख इस्सा शाहीन गर्व से लेबनानी झंडे के सामने खड़े हैं। लेबनानी झंडा यह क्यों है डियरबॉर्न में? आधिकारिक डियरबॉर्न बिल्डिंग, काउंसिल बिल्डिंग या जो भी उसे कहा जाता है उसमें और खुले आम अपने विभाग को बदलने का दावा करते हैं। वह अपनी अरब अमेरिकी पुलिस फोर्स की तारीफ करते हैं जो अब 45% अरब है, पहले सिर्फ 3% थी। वे हिजाब के सम्मान का जश्न मनाते हैं, चाहे न्याय व्यवस्था का सामना करना पड़े। उसे देखिए। शानदार पत्नी दियाना, एक मजबूत गर्वित फिलिस्तीनी महिला। जब मैंने विभाग ज्वाइन किया, डियरबॉर्न की अरब अमेरिकी आबादी करीब 50% थी। हमारी पुलिस फोर्स में सिर्फ 3% से कम लोग ही उस समुदाय से थे जिसकी हम सेवा करते थे। विभाग हमेशा अलग लोगों का स्वागत नहीं करता था। आज डियरबॉर्न पुलिस विभाग वही है जिसमें मैं करियर शुरू करते समय काम करना चाहता था। अब यह विभाग ऐसा है जो कैंसर फैल रहा है दोस्तों। वे हर एक सरकारी संस्था में घुसपैठ कर रहे हैं, कानून प्रवर्तन से लेकर अमेरिकी सेना तक। मैं वास्तव में इस पर एक वीडियो बनाने ही वाला था। मुझे वह वीडियो खोजनी है। अमेरिकी सेना दोस्तों, वो सीधे मुस्लिम घुसपैठ के हमले के तहत है। मानवता के इतिहास की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति। असल में पश्चिमी सभ्यता की रक्षा की एकमात्र शक्ति अमेरिका है, क्योंकि बाकी पश्चिमी लोकतंत्रों के पास शायद ही कोई सेना है। अमेरिका के बिना हम नहीं लड़ सकते। हम हमास से भी नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान या बड़े मुस्लिम देशों जैसे इंडोनेशिया, तुर्की की तो बात ही छोड़िए। अमेरिका न हो तो हम फंस जाएंगे। अमेरिकी सेना के बिना अमेरिका बुरी तरह फंस जाएगा, यहाँ तक कि सेना भी। हमारी संसद में भी घुसपैठ हो रही है। अमेरिका भर में पुलिस बलों में घुसपैठ हो रही है और अमेरिकी सेना में भी घुसपैठ हो रही है। और वहाँ वैचारिक भ्रष्टाचार भी है। माफ़ कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी घुसपैठ हो गई है। वे चीज़ें जो देश को एकजुट रखती है। आपके मूल्य ही समाज को जोड़ने वाला गोंद है जो सामाजिक ताने बाने को बनाए रखते हैं। और ठीक वही मूल्य हर दिशा से हमले का शिकार हो रहे हैं दोस्तों, हर दिशा से। इसे देखिए, अमेरिका परेशान है। यह उस समुदाय को अपनाता है जिसकी यह सेवा करता है। हमारे 45% अधिकारी अरब अमेरिकी हैं। यह एक विभाग है जो सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करता है, जिसमें हिजाब पहनने का अधिकार भी शामिल है, भले ही वे न्याय प्रणाली का सामना कर रहे हों। यह विभाग ऐतिहासिक असमानता दूर करने के लिए काम कर रहा है। मिलकर हमने विविधता, समानता और सम्मान को महत्व देने वाला पुलिस विभाग बनाया है। DEI, विविधता, समानता। एक ऐसा विभाग जो पूरे डियरबॉर्न की सेवा, सम्मान और ईमानदारी के साथ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पुलिस प्रमुख के रूप में सेवा करना गर्व की बात है। डियरबॉर्न और मिनेसोटा को खाली करना चाहिए। दोस्तों, जितनी देर हम इसमें करेंगे, आपकी समाज को सुधारने के लिए आपके कदम उतने ही कट्टरपंथी होने पड़ेंगे। जितनी देर आप इसमें करेंगे, यह उतना ही कठोर होगा। और एक देश है, मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूँ। एक देश है जो सदियों से इस्लाम से पीड़ित रहा, लेकिन अब भी मौजूद है। शायद पश्चिम को भारत से सीखना चाहिए। इस्लामवादियों के साथ उनके व्यवहार पर उन्हें उपदेश देने के बजाय शायद हमें भारत और शायद चीन से भी सीखने की ज़रूरत है। इस भारतीय राजनेता को सुनिए। इस्लाम के बारे में किसी भी राजनेता द्वारा इससे सच्ची बात कभी नहीं कही गई। हम जानते हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक होती है वहां हमेशा समस्याएं होती हैं, क्योंकि इस्लामी विचारधारा ऐसा कहती है। मेरा मतलब है, भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। और आप कह रहे हैं कि जहां भी मुसलमान रहते हैं, अगर मुसलमान 30% से ज्यादा हो जाएं, तो वो देश खतरे में है। ये नफरत जैसी बात लगती है। ये नफरत की भाषा जैसी लगती है। नफरत कहना आसान है। मैं उन पर दया कर भारत नहीं आने दे रहा हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह अधिकार सुनिश्चित करता है। टिपिकल लिबरल वेस्टर्न महिला। उन्हें इस्लाम या इसकी विचारधारा की जानकारी नहीं है, फिर भी वे अपनी अच्छाई दिखाने का मौका नहीं छोड़ते।
उन्हें भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए समानता का अधिकार है, जैसा कि आप जानती हैं। मैं बता सकता हूँ कि ये अनुच्छेद 4 की गलत व्याख्या है। अनुच्छेद 14 समान लोगों को समानता की गारंटी देता है। एक उदाहरण देता हूँ। क्या सभी लोग समान नहीं हैं? सभी लोग समान नहीं होते। मुसलमान नियुक्तियों में बराबरी के हकदार नहीं हैं। समान अधिकार जैसी कोई चीज नहीं, वे एक श्रेणी में नहीं है। ये बहुत अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन मुझे खेद है। आपने उन्हें सुना है, आपने जो वे कहते हैं वह सुना है। इस आदमी को देखिए, आपने उन्हें सुना है, जल्दी देखिए। दुर्भाग्यवश इन दिनों हम इससे पर्याप्त नहीं दोहराते, या हमारे दिमाग में यह अकीदा की अवधारणा मजबूत नहीं है कि इस्लाम सह-अस्तित्व के लिए नहीं आया था। ये कोई इस्लामोफोब नहीं, बल्कि सैकड़ों मुस्लिम विद्वान बता रहे हैं। वे और मैं इस्लाम के जानकार हैं। मैंने इस्लाम पर किताब भी लिखी है। इस्लाम है, हाँ इस्लाम, ला, और इस्लाम यालू वला युअला अलैह, और इस्लाम को ऊंचा किया गया है और इस्लाम से ऊपर कुछ नहीं है। हम इस्लाम के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि वो इन दूसरे धर्मों के साथ रहने के लिए आया है, इस मायने में कि इस्लाम उन धर्मों में से एक धर्म है और उनके पास भी सच्चाई में हिस्सा है, और उनके पास इंसाफ में भी हिस्सा है, और उनके पास आप जानते हैं अल्लाह की इबादत में भी हिस्सा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सही इबादत में। इस्लाम इन सब चीजों को सही करने के लिए आया है। इस्लाम इन सभी धर्मों के जुल्म को हटाने के लिए आया है, और यही अकेला सच है और यही अकेला रास्ता है इंसाफ का। बस इतना ही। वे आपको किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, धर्म परिवर्तन कराने के लिए यहाँ आए हैं। तो इसलिए वो भारतीय राजनेता सही था। ये ऊंचे नैतिक दिखावा करने वाले, खुद को सही समझने वाले आदर्श कि चलो सब मिलकर हाथ पकड़े और कुंबाया गाएं, ये सिर्फ एक हद तक ही चल सकते हैं, क्योंकि वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। और वो दिन आएगा जब वे अपना कदम उठाएंगे, और फिर आपको भी मजबूरन अपना कदम उठाना पड़ेगा, जवाबी कदम। और मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे नहीं जीतेंगे, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि समय ही बताएगा।